Hi friends, welcome to Chemistry Learners. So this is part 2 of basic concepts of chemistry. In first part, we have studied about matter and classification of matter and its existence, how, in which form, in which states matter exists. So today we are going to study properties of matter, okay, and some measurements and their SI units. So properties of matter are of two types, divided in two categories, that is physical property and chemical property. फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टीज वो होती है जिसमें हमें कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होता कि उसकी स्ट्रक्चर में, किसी सब्सटेंस के स्ट्रक्चर में, कॉम्पोजिशन में और उसकी आइडेंटिटी में अगर हमें कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होता तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। अब एग्जाम्पल, हम क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में? कलर ऑब्जर्व करते हैं। इफ एनी सब्सटेंस, हर सब्सटेंस का कलर होता है तो वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। उसका ऑर्डर यानी कि स्मेल, और किस तरह से वो स्मेल कर रहा है, क्या उसके ऑर्डर है, वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे सब्सटेंस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब वो पॉइंट, वो टेम्परेचर जहाँ पे हमारा सब्सटेंस मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। एंड सेम गोज विद बॉइलिंग पॉइंट। जिस पॉइंट पे हमारा सब्सटेंस बॉयल होना स्टार्ट हो रहा है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। Right. If we come to now, if we talk about chemical properties, तो chemical properties वो होती हैं जिसमें हमें chemical change ऑब्जर्व हो रहा होता है। केमिकल चेंज, जैसे केमिकल रिएक्शन कोई मैंने चलाई है तो उसकी स्टेट बदल जाएगी सब्सटेंस की। मान लो पहले वो सॉलिड फॉर्म में था तो अब वो लिक्विड फॉर्म में बन रहा है, जिससे ऑर्गेनिक में हमारी सिंथेसिस होती है। किसी कंपाउंड को हम सिंथेसाइज करते हैं तो वो पूरी केमिकल रिएक्शन चल रही होती है, तो उसमें हमारी केमिकली प्रॉपर्टीज में चेंज आता है। जो केमिकल रिएक्शन चलती है तो केमिकल चेंज जो आता है उसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज के अंडर रखते हैं। ठीक है, जैसे कि एसिडिटी हो गई, बेसिसिटी एंड मच मोर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है, मैनी प्रॉपर्टीज सच एज लेंथ, एरिया, वॉल्यूम। ये हम इन प्रॉपर्टीज को, लेंथ, एरिया और वॉल्यूम को हम क्वांटिटेटिवली देखते हैं। मतलब दे आर क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज इन नेचर, जो क्वांटिटी से जुड़ी हो, जो हमें किसी चीज की क्वांटिटी बताए, अमाउंट बताए किसी चीज का, दे आर क्वांटिटेटिवली एनालाइज इन नेचर, राइट। तो दीज क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज आर रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स। हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर, कोई वैल्यू होती है और उसके साथ हम यूनिट लगाते हैं। यूनिट जैसे कि मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम, ग्राम। ठीक है, तो इस यूनिट से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वहां पे हम किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे पास कोई शीट है या कोई बॉक्स है, उसकी लेंथ है 6 मीटर या फिर 5 मीटर। तो अब मीटर से हमें पता चल रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट लेंथ, तो लेंथ की यूनिट क्या है? मीटर। और 6 हमारी वो वैल्यू है, मतलब 6 उसकी लेंथ है मीटर में। ठीक है, ऐसे ही मास 20 kg। तो हम क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज को इस तरह से रिप्रेजेंट करा जाता है। उसके बाद हमारी कुछ एसआई यूनिट्स होती हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम एसआई यूनिट कहते हैं। ये हमारा जो एसआई यूनिट का फॉर्मूला है, जो क्राइटेरिया है, वो वो फ्रांस में जो है हुआ था। गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल पेरिस में दिया था। फ्रांस में इसको स्टडी किया गया था इसके बारे में, और पेरिस में गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया, इस सिस्टम को। ठीक है, तो एसआई सिस्टम क्या होता है? इसके 7 बेस यूनिट्स होते हैं। 7 बेस यूनिट्स मतलब 7 इसके हम प्रॉपर्टीज होती हैं, 7 क्वांटिटीज होती हैं जो हम देखेंगे, यूनिट्स होती हैं। वो यूनिट्स जो हैं, जैसे मैंने कहा कि क्वांटिटीज होती हैं, तो वो साइंटिफिक क्वांटिटीज ही हैं। तो वो 7 तरह की होती हैं, 7 एसआई यूनिट्स होते हैं वो। ठीक है, और उन्हीं 7 एसआई यूनिट से हमारी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव हुई है, जैसे कि स्पीड, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। तो स्पीड, वॉल्यूम और डेंसिटी जो है, ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंडर आता है। और ये हमारा क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी से डिराइव हुआ है, जैसे कि ये लेंथ, मास, टेम्परेचर, जो हम अभी 7 फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ेंगे उनसे। तो वो 7 फंडामेंटल यूनिट्स क्या है? लेंथ, लेंथ का हमारे पास जो यूनिट है वो मीटर है, और इसके सिंबल्स हैं, ये कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का आप ध्यान रखना, क्योंकि इससे कंफ्यूजन हो जाती है। मास को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। टाइम इज स्मॉल t, इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज कैपिटल I, इसका यूनिट होता है एम्पेयर, एंड इट्स यूनिट इज डिनोटेड बाय कैपिटल A। टेम्परेचर को हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं, और इसका जो SI यूनिट है वो केल्विन है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब कितना सब्सटेंस, अगर मुझे बताना है कि हाँ, दिस नंबर ऑफ सब्सटेंस इज प्रेजेंट, दिस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड, तो हम उसको स्मॉल n से डिनोट करेंगे, और उसको हम मोल्स में पढ़ते हैं। उसकी जो यूनिट है वो मोल्स में देखी जाती है। ठीक है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज L न्यू।
इसको हम कैंडेला, दिस इज कैंडेला एंड रिप्रेजेंटेड बाय CD। तो एनसीईआरटी में कुछ डेफिनेशन दी हुई है इस एसआई यूनिट के बेसिस पे, तो ये एक टैबुलर फॉर्म में यहाँ पे मैंने डाला है, तो आप इसको जरूर एक बार रीड कर लेना। वैसे दिस इज नॉट मच इम्पोर्टेंट, पेपर में नहीं आता है, दिस इज फॉर जस्ट जनरल नॉलेज, सो यू कैन गो फॉर इट, otherwise you can leave it because it's just not an important part of your exam or test, right? So we move further। अगर हम आगे बात करें तो आगे हमारे पास आता है मास एंड वेट। तो ये कुछ टर्म्स आती हैं, अब मास, वेट, वॉल्यूम। मास एंड वेट के बारे में हमने पहले वाली लेक्चर में भी पढ़ा था, तो यहाँ पे भी देख लेते हैं मास के बारे में। अब मास एंड वेट में बहुत कंफ्यूजन रहती है, कुछ कुछ लोगों को लगता है कि मास एंड वेट इज जस्ट अ सेम थिंग, बट नो, ये सेम थिंग नहीं है। मास हमारा क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है सब्सटेंस में। मतलब अगर कोई सब्सटेंस है तो उसकी जो कॉम्पोजिशन है, सब्सटेंस के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, है ना, कोई भी सब्सटेंस है वो कोई ना कोई एलिमेंट्स को मिला के बनता है, तो उसमें जो वो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनकी कितने अमाउंट में वो प्रेजेंट है, मतलब क्या कॉम्पोजिशन है। जैसे मान लो हमने ग्लूकोज लिया C6H12O6 लिया, और मैंने बोला कि इसका मुझे मास बताओ कितना है, तो हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अलग अलग मास ऐड करते हैं। कार्बन का अलग होता है 12 होता है, हाइड्रोजन का अलग होता है, और तो उसको हम ऑक्सीजन का अलग होता है, तो उन तीनों को हम ऐड ऑन करते हैं, तब जाके हमारा मॉलिक्यूलर मास आता है। तो वो हमारा मास होता है कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है सब्सटेंस में। और जो मास होता है ये कांस्टेंट होता है, मतलब चेंज नहीं होता। लेकिन अगर हम वेट की बात करें तो वेट इज डिफरेंट थिंग। वेट क्या होता है कि कितना फोर्स हमारा एक्सर्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट पे, कितना फोर्स हमारा लग रहा है ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी के बेसिस पे। तो वेट ऑफ सब्सटेंस जो है वो वेरी करता रहता है वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि ग्रेविटी चेंज करती है। तो ये डिफरेंस है। और ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट 1 मार्क का कि क्लास टेस्ट में एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये देख लेते हैं कि लैब्स में जो होता है ना, अब हम मास को रिप्रेजेंट करते हैं केजी से, ठीक है, वेट केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन केजी बहुत ही ज्यादा अमाउंट के लिए ये यूनिट यूज होती है, अगर आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में कोई सब्सटेंस चाहिए। लेकिन लेबोरेटरीज में क्या होता है, हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट में हमें सब्सटेंस चाहिए होता है, इतना ज्यादा यूज नहीं होता, हमें बस छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना होता है। तो जैसे हम कहते हैं कि मुझे 1.5 ग्राम चाहिए, तो ग्राम बहुत स्मॉल, अब 1 kg तो हम लेंगे नहीं कि कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो बहुत स्मॉल प्रोपोर्शन को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए हमें रिक्वायरमेंट, तो फ्रैक्शनल यूनिट्स यूज होते हैं लैब में, हमारे फ्रैक्शनल यूनिट्स यूज होते हैं, क्योंकि हमें स्मॉलर अमाउंट ऑफ केमिकल्स की जरूरत होती है रिएक्शन के लिए। तो 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, ये इसका एब्रीविएशन है। ठीक है, अब हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो लीटर होता है। ठीक है, और लिक्विड्स को हम लिक्विड्स के लिए यूज करते हैं कि हमें मान लो 250 ml, आपको 250 ml कोई सॉल्यूशन बनाना है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि लीटर्स, क्योंकि हमें लेबोरेटरी में इतना ज्यादा अमाउंट में कुछ चाहिए ही नहीं होता, तो लीटर हम क्या, हमें लीटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हम ml में यूज करते हैं लैब में। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को हम मेजर करते हैं ml में। और जो इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है वो हम मेजरिंग सिलेंडर यूज करते हैं उसको मेजर करने के लिए। पिपेट, पिपेट बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है। पिपेट से आप उसमें मार्किंग होती है बहुत स्मॉल गैप में, उसकी बहुत ही स्मॉल स्केल पे उसकी मार्किंग होती है वहाँ पे, और बहुत सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे आप सॉल्यूशन को सक करते हो और देन यू मेजर योर सॉल्यूशन जितना आपको चाहिए। ब्यूरेट होती है, ब्यूरेट में भी आपने देखा होगा टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं हम, तो इन सब के लिए बहुत स्मॉल अमाउंट में हमें सब्सटेंस रिक्वायर्ड होता है, इसलिए हम ml और ग्राम्स में बात करते हैं लैब्स में। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को हम यूज करते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो लैब में यूज होता है। अब हम बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी मतलब मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम। ठीक है, जो वॉल्यूम है उस सॉल्यूशन की, और उसमें जो हमने सब्सटेंस डाला है उसका मास, ये होता है डेंसिटी। इसकी एसआई यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर क्यूब। ठीक है, तो डेंसिटी हमारी पता चल गया, ये डेंसिटी का फॉर्मूला है, आपको न्यूमेरिकल आ सकता है 1 मार्क का।
1 मार्क का न्यूमेरिकल दे देगा, आपको वो डेंसिटी पूछ लेगा या डेंसिटी गिवन होगी तो आपको वो मास या वॉल्यूम में से कुछ भी पूछ लेगा। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो। फिर नेक्स्ट हमारी आती है टेम्परेचर, जो यूनिट है टेम्परेचर। टेम्परेचर हम 3 स्केल्स में मेजर करते हैं। 3 स्केल्स हमारे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन होते हैं। ठीक है, डिग्री ये इनकी स्केल्स है। और थर्मोमीटर जो है वो इसी 3 स्केल्स पे बेस्ड है। अब हम देख लेते हैं कि वैल्यूज देख लेते हैं। अगर 0 से 100 डिग्री के बारे में बात कर रहे हैं तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्सियस स्केल। अगर 32 डिग्री से 212 डिग्री के बीच की स्केल की बात हो रही है तो फ़ारेनहाइट स्केल है। अब सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में रिलेशन क्या है, मतलब इक्वेशन क्या बनती है इन दोनों को मिला के? फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, इनटू डिग्री सेल्सियस में जो आपका टेम्परेचर गिवन होगा वो प्लस 32। तो यहाँ से हम हमारे पास न्यूमेरिकल आ जाता है। इस इक्वेशन को यूज करके आप वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, या आपको वो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दे देगा और सेल्सियस में पूछ लेगा, या सेल्सियस में दे देगा और फ़ारेनहाइट में वो पूछ सकता है। तो ये इक्वेशन याद कर लेना, या वो 1 मार्क्स में आपको रिलेशन पूछ लेगा कि क्या रिलेशन होता है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। इसी के बाद हम केल्विन स्केल की अगर बात करते हैं तो केल्विन स्केल में क्या होता है, केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो उनका रिलेशन है केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। यहाँ से भी एक न्यूमेरिकल आता है। केल्विन में टेम्परेचर निकाल, कभी कभी न्यूमेरिकल जैसे हमें मिल जाते हैं तो उसमें हमें यूनिट कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है। यूनिट कन्वर्जन मान लो आपको किसी में सेल्सियस में दिया हुआ है टेम्परेचर, लेकिन आपको केल्विन में रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ से आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं सेल्सियस को। लेकिन अगर सेल्सियस में पूछा है और केल्विन में दिया हुआ है तो आप माइनस कर देना। ठीक है, अगर केल्विन में दिया हुआ है वैल्यू टेम्परेचर और सेल्सियस में आपको निकालनी है, तो जो केल्विन का टेम्परेचर है वो माइनस हो जाएगा 273.15 से, एंड यू विल गॉट योर आंसर इन सेल्सियस डिग्री सेल्सियस में। ओके, अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि टेम्परेचर जो है बिलो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब नेगेटिव वैल्यू, इंटीजर स्केल नेगेटिव वैल्यूज होती हैं लेफ्ट साइड पे। इफ यू मूव ऑन लेफ्ट साइड वी हैव नेगेटिव वैल्यूज। तो अगर हम बिलो 0 जाते हैं, अगर हम बिलो 0 जाते हैं तो हमारा क्या है, पॉसिबल है कि सेल्सियस स्केल में नेगेटिव वैल्यूज आए, लेकिन केल्विन स्केल में हमारी नेगेटिव वैल्यूज नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो सेल्सियस स्केल है वो 0 टू 100 के बीच में होता है, इसके ऊपर नहीं होता। अब हमारा केल्विन जो है वो सेल्सियस प्लस 273.15 है, तो यहीं से हमारी 100 अबव जाती है केल्विन की वैल्यू। तो जब केल्विन की वैल्यू 100 अबव जा रही है, इट मीन्स इट ऑलवेज बी पॉजिटिव, क्योंकि हम उसमें सेल्सियस की वैल्यू भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये बात थी हमारी टेम्परेचर की। अब हम बात करते हैं कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स की। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर हम देखें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं ये हमारे कोई डिजिट है, कोई वैल्यू है, मतलब जो हमें मेजरमेंट में काम आती है। ठीक है, ये फिगर्स हमें मेजरमेंट में काम आते हैं। दोज नंबर्स, दोज फिगर्स, दोज नंबर्स, डिजिट्स और मेजरमेंट ऑफर यूज इन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ वैल्यू। आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपको रिजल्ट पता है, आपको एक्यूरेट रिजल्ट पता है कि आपका जो रीडिंग्स के बाद रिजल्ट है वो 10 आना है मान लो। ठीक है, तो एक आपको फिगर पता है, एक सिग्निफिकेंट फिगर पता चल गई कि 10 आना है, ये इसकी एक्यूरेसी है, तो मुझे 10 लेके आना है। लेकिन क्या होता है, 10 नहीं आता क्योंकि कुछ एरर्स आ जाते हैं। तो वहां पे क्या होता है, प्रिसीजन होती है वहां पे। तो यहाँ से हमारे पास टर्म आती है प्रिसीजन। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ही यही जहाँ पे हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी की बात करते हैं। प्रिसीजन क्या होता है, मतलब जो आपका एक्यूरेट रिजल्ट है उससे थोड़ा क्लोज नंबर, अ नंबर क्लोज टू एक्यूरेट वैल्यू। जैसे 10 आना है तो आपका मान लो आ गया 9.099 या फिर 8.099, क्लोज टू दैट एक्यूरेट वैल्यू इज प्रिसीजन। ठीक है, एक्यूरेसी तो पता ही है कि एक्यूरेट वैल्यू अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ योर रिजल्ट इज एक्यूरेसी।
अब हम बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। तो डायमेंशनल एनालिसिस में हम क्या है बेसिकली, व्हाट इज डायमेंशनल एनालिसिस। कभी कभी हमें यूनिट्स को कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। एज ए सेड अबव कि हमें कभी कभी यूनिट्स को कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो उस कन्वर्जन मेथड को हम डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं या यूनिट फैक्टर मेथड भी कहते हैं। क्यों जरूरत पड़ती है? अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया गिवन, उन्होंने किसी और टर्म्स में वैल्यू दे दी और आपको आंसर जो निकालना है वो दूसरी यूनिट में निकालना है, तो आपको उस वैल्यू को कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी ताकि आपका आंसर उस यूनिट में आ सके जो आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, हम इसको देख लेते हैं। मान लो जग कंटेन करता है कि 2 लीटर मिल्क, लेकिन हमें वॉल्यूम निकालनी है मिल्क की मीटर क्यूब में। वॉल्यूम हमें निकालनी है मीटर क्यूब में। अब यहाँ देखो मैंने बताया कि 2 लीटर जो है हमारा मिलीलीटर यानी कि एमएल के इक्वल होता है। उसकी जो स्मॉलर अमाउंट की यूनिट है लीटर की वो एमएल है, लेकिन यहाँ पे वो हमसे एमएल में नहीं पूछ रहा आंसर, हमसे वो मीटर क्यूब में पूछ रहा है। तो इसका मतलब हमें लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे हमें यूनिट कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम ये यूनिट फैक्टर मेथड या डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, ये हमारी इक्वेशन 1। 1 मीटर में हमारी 100 सेंटीमीटर होती है। अब हम 1 मीटर और 1 लीटर क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें लीटर में गिवन है और मीटर क्यूब में निकालना है, तो इसलिए हम लीटर और मीटर का देखेंगे वैल्यूज। 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। अब सेकंड इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, हम इस तरह से लिख सकते हैं यूनिटरी मेथड लगा के। ये हमारा 1 मीटर यहाँ पे 100 यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, तो वो 1 के इक्वल है। अब इसी को हम अगर 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर लिख दें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यूनिट फैक्टर हो गया, ये हमारा यूनिट फैक्टर कैसे हो गया, ये हमारा यूनिट लग गया यहाँ पे सेंटीमीटर और मीटर। अब हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन का बोथ साइड क्यूब कर देंगे, मतलब लेफ्ट साइड भी इसको भी और राइट साइड इस टर्म को भी हम क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे पूरी इक्वेशन का। तो हमारे पास यूनिट फैक्टर आ जाएगा। तो अब क्या हो गया, हमें पता चल गया कि 2 लीटर इज इक्वल टू 2 इंटू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पे हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आया है एंड वी हैव टू गेट इनटू मीटर क्यूब। अब हम क्या करेंगे, मीटर क्यूब में लाने के लिए जो हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आया है उसको हम पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट फैक्टर से, यानी कि यूनिट फैक्टर जो हमारा ये है, ये हमारा यूनिट फैक्टर बन के आया है क्यूब करने के बाद। क्यूब क्यों करा हमने, क्योंकि हमें मीटर क्यूब में आंसर चाहिए। अगर वो स्क्वायर में मांगता तो हम स्क्वायर करते बोथ द साइड, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट फैक्टर से एंड वी गेट इन मीटर क्यूब। सो दिस इज योर आंसर। तो आपको पता चला हमने क्यों डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करा यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही है इस लेक्चर में। यहाँ पे हमने कुछ मेजरमेंट्स कवर करे हैं, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स देखे हैं। सो या दिस इज आई थिंक इनफ फॉर टुडेज लेक्चर एंड नेक्स्ट अब हमारा थोड़ा सा ही चैप्टर बचा है। सो पार्ट 3 में वी विल कंप्लीट आवर दिस चैप्टर, हमारा ये खत्म हो जाएगा। हमारा बस कुछ लॉस रहते हैं और कुछ मोलालिटी वाले टर्म्स हैं जो हम देखेंगे। तो या दैट्स इट। Stay tuned if you think my lectures are helpful to you. So stay tuned. Thanks a lot for listening. Thank you so much. Bye. Take care.